नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और अभी हम लोग अशोक सम्राट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अशोक सम्राट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये 3-4 पार्ट में लगभग बनकर चलेगा और ये इसका दूसरा पार्ट है अशोक सम्राट का। इसके जस्ट बाद और भी इनके शिलालेख, स्तंभ लेख कौन कहाँ से मिले, क्या किसमें क्या लिखा गया है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ा ट्री के माध्यम से, जिससे आपको याद रह सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि स्तूप का निर्माण करवाया और कब कब राज्याभिषेक हुआ उनका, और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गए। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद की कहानी। तो अभी देखेंगे राज्याभिषेक के जैसे 10वें वर्ष धम्म यात्रा पे गए थे और राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कनक मुनि बौद्ध स्तूप जो बनाई गई थी पहले, उसकी जो ऊंचाई थी, उन्होंने उसकी ऊंचाई को क्या करवाया, दोगुनी करवाया। क्योंकि आपको पता है कि उपगुप्त के माध्यम से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म के प्रति उनका रुझान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कनक मुनि बौद्ध स्तूप की ऊंचाई है, उन्होंने क्या किया, दुगुनी करवाई थी। और दिव्य दान के अनुसार हम लोग बात करें तो उनकी माँ का नाम था शुभद्रांगी था। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी दे दिया जाता है दिव्य दान के अनुसार उनकी माता कौन थी, या कभी कभी उनकी माता का नाम भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अगर अशोक की पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी महादेवी कारुवाकी और संघमित्रा, इन्हीं की पुत्री थी दोस्तों, संघमित्रा और तिस्य रक्षिता। ये 4 पत्नियां थी जिसकी चर्चा की गई है यहाँ पे। और इनकी 2 पुत्र, मतलब एक पुत्र और एक पुत्री जो है, जैसे पुत्र की चर्चा महेंद्र के बारे में और पुत्री की चर्चा संघमित्रा के बारे में ऐसा बार बार बोला जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत टाइम पूछे गए हैं कि कौन कौन या कहाँ पे गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनके पुत्र और पुत्री। तो दोस्तों पुत्र की बात करें तो महेंद्र, और पुत्री जो संघमित्रा थी, वे दोनों जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ गए थे, तो श्रीलंका गए थे। ऐसे माना जाता है कि उनकी 2 पुत्री थी, 2 पुत्री। अभी एक संघमित्रा की चर्चा कर चुके हम लोग, एक और थी चारुमती। ये दोनों जो है अशोक की 2 पुत्री थी। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शिलालेख में अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे जैसे ब्राह्मी लिपि जो थी वो तो थी ही, उसके साथ साथ खरोष्टी लिपि भी थी, ग्रीक थी एवं अरमाइक, यानी कि 1 2 3 4 लिपि का वे अपने शिलालेख या स्तंभ लेख या गुहा लेख, जितने भी लेख लिखवाए थे उस टाइम पे, इन 4 भाषा का यूज करके ही लिखवाए थे। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख या कौन से स्तंभ लेख किस भाषा में लिखी गई है, तो दोनों ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके बारे में हालांकि डिटेल रूप से पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, क्योंकि एक पूरा वीडियो बनेगा आपके शिलालेख और स्तंभ लेख की के ऊपर ही। उसको थोड़ा सा हम लोग ट्री के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमको याद हो सके। सबसे पहले दोस्तों 1750 में टी फैनथेलर एक अंग्रेज क्या बोल सकते हो उसको, खगोलविद थे, जिन्होंने इनके जो स्तंभ लेख है उनका पता लगाया। सबसे पहले इनका स्तंभ लेख का पता लगाया। तो दिल्ली में जो स्तंभ लेख थे उनको पता लगाया, लेकिन उनको पढ़ने में नाकाम रहे। तो ऐसे बहुत सारे स्तंभ लेख थे जिनको पढ़ने का प्रयास बहुत सारे उस टाइम पे जो खगोलविद थे या जो पुरातत्व विभाग के लोग थे, वो सभी क्या करते थे, उनको पढ़ने का प्रयास किया।
लेकिन पढ़ने के प्रयास में वो सफल नहीं हुए। हालांकि 1837 की बात करें तो जोन्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ही थे, जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी या खगोलविद कहें उसको, या पुरातत्व विभाग के कहें, उन्होंने सबसे पहले उनके स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे स्तंभ लेख मिले जिनको पढ़ने में मदद मिली। तो सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता हासिल की? तो जेम्स प्रिंसेप। ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। साढ़े कुना जो कि कंधार में मिली थी, और इसकी जो भाषा थी यानी कि ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषा में लिखी हुई थी। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं दोस्तों, साढ़े कुना क्या है? साढ़े कुना जो अशोक के स्तंभ लेख है वो कहाँ से प्राप्त की गई थी? अगर कंधार से प्राप्त की गई थी तो कौन कौन सी भाषा थी, कौन कौन भाषा में लिखी गई है? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखी गई है। तो ये थोड़ा सा हम लोग माइंड मेकअप करके चले, को रिलेट करके थोड़ा सा चले, क्योंकि कंधार में मिला है तो उधर ग्रीक भी चलेगा तो हिंदी तो चलेगा नहीं, इसलिए वहां से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे साढ़े कुना के नाम से। हालांकि उनके शिलालेखों में 8 शिलालेख और भी मिले, जो कि 8 मिले जो कि 6 स्थानों से प्राप्त किए गए थे, या 8 अलग अलग स्थानों से, इसके 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए थे। जैसे शहबाज गढ़ी की बात करें हम लोग दोस्तों, ये शहबाज गढ़ी या मान शेहरा जो कि दोनों खरोष्टी भाषा में लिखी गई है। उसके बावजूद गिरनार है, धौली है। उसके जस्ट बाद अगर हम लोग बात करें, कालसी है, जूनागढ़ अभिलेख है, चोपड़ा अभिलेख है एवं एरगोडरी, जो कि ये सभी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लिपि दो थी जो खरोष्टी भाषा में थी, बाकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से शिलालेख किस में लिखी गई है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो अशोक ने धम्म की बात की थी, हालांकि उनके शिलालेखों में इसकी चर्चा है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों कि कहाँ पे कौन सी चर्चा की गई है। तो अशोक की धम्म की जो चर्चा है वह कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। अशोक के 7 जो स्तंभ लेख है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, 6 जगहों से प्राप्त की गई है। तो 6 जगहों से, अलग अलग जगहों से प्राप्त की गई है। कहाँ से थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। एक है प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे रानी स्तंभ लेख के भी नाम से जाना जाता था। हालांकि पहले ये कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद लाया। तो दोस्तों आपको पता है कि जितने भी हमारी धरोहर चीजें थी उन सबको तहस नहस किया गया, और जितने भी आक्रमणकारी रहे हैं और जितने भी ये मुस्लिम शासक रहे हैं, हमारी धरोहरों को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि जितनी भी धार्मिक किताबें थी उन सबको जला दिए, यहाँ तक कि लूट लिए भी गए। 1300 पुस्तकें भी एक बार में लूटी गई थी। तो यहाँ यही कारण था कि इंडिया से, जो भारत से वेद की प्रति जो है इराक में मिली थी, क्योंकि उधर से ही इराक और ईरानी वाले क्या होते थे कि उधर से हमारे भारत में क्या करते थे, भारत पर आक्रमण करते थे और यहाँ की जो भी संपत्ति थी यहाँ से लूट कर ले जाते थे। यहाँ के जो भी धार्मिक ग्रंथें थी या ऐतिहासिक ग्रंथें थी उनको नष्ट कर देते थे, उनको जला देते थे, उसको ले जाते थे, तो बहुत सारा नुकसान करते थे। और इसमें क्या है, अकबर भी क्या है, प्रयाग स्तंभ लेख को जो कि इलाहाबाद लाया था, उसके बाद उसमें अपने महल में क्या किया था, उसको स्थित किया था। ये दिल्ली टोपड़ा की बात करें दोस्तों, तो पहले ये दिल्ली में था, बाद में इसको टोपड़ा लाया गया। ये कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक लाया था ये। हालांकि ये 2 लाया था, दिल्ली से एक और था जो मेरठ में लाया था, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ये स्तंभ लेख लाया गया था। उसके बाद बात करें रामपुरवा अभिलेख की, स्तंभ लेख की। ये दोस्तों लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और ये रामपुरवा, ये तीनों दोस्तों
बिहार के चंपारण जिले में, जो कि मोतिहारी से थोड़ी सी दूर पे है, वहीं पे ये तीनों स्तंभ लेख मिले हैं, जो कि बिहार में पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। हालांकि इन लौरिया वाले में जो स्तंभ लेख है उसमें मोर का चित्र बनाया गया है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लौरिया से के स्तंभ लेख में किसकी चित्रकारी की गई है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मोर का चित्रकारी किया गया था। सबसे छोटा स्तंभ लेख, क्योंकि बड़ा जो है हम लोग कर चुके हैं बात, तो छोटा जो है रुमनी देही है। तो कभी कभी बड़े और छोटे दोनों पूछे जा सकते हैं। तो सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रुमनी स्तंभ लेख है, जिसकी खोज फिहरर ने की थी। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर राज तरंगिणी की हम लोग बात करें तो उनके उत्तराधिकारी जो थे जालोग थे। हालांकि उनके जस्ट बाद दशरथ बहुत सारे जो शासक आए थे, उनकी चर्चा ज्यादा करके नहीं है, लेकिन उन सब में सबसे अंतिम जो शासक था वह बृहदत्त था, जिसको उसके ही मंत्री ने, जैसे यहाँ पे था अंतिम बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और उसके ही सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की, जो कि 185 ईस्वी पूर्व में था। तो दोस्तों ऐसा होता था कि अधिकतर हमने देखा है इतिहास में कि उनके ही सेनापति या उनके ही कोई भाई, चचा, बेटा इस तरह से हत्या कर करके वो राजगद्दी संभालता था और अपना जो है राज्य करना शुरू किया। तो यहाँ से दोस्तों शुंग वंश की स्थापना हुई, और जो कि 185 ईस्वी पूर्व थी। और यहाँ से हम लोग शुंग वंश को भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है अशोक चल रहा है, तो अशोक के शिलालेखों की चर्चा करेंगे। 1 से 2 वीडियो में अभी कंप्लीट होने वाला है ये। हालांकि उस टाइम पे अशोक के काल में कलाकारों ने लोक रुचि वस्तुओं का निर्माण किया, जिसमें मूर्ति कला भी उस टाइम पे बहुत ही फेमस थी। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से राइज अभी तक नहीं होते हैं, तो इसलिए इसकी ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और इसके आगे वाले जो भी वीडियो आएंगे उसमें इनकी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसी थी और राजनीतिक जीवन कैसी थी, इसके साथ साथ स्तंभ लेखों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसके आगे भी आती रहेंगी। नमस्कार।